नमस्कार, शाम के 7 बज रहे हैं। वक्त हो गया है जवाब तो चाहिए का। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक आंदोलन जो शुरू हुआ था परिवर्तन के लिए, एक आंदोलन जो शुरू हुआ था बदलाव के लिए, एक आंदोलन जिसे सच की लड़ाई कहा जा रहा था, लेकिन क्या वाकई वो सच की लड़ाई रह गई है या फिर इस लड़ाई का उद्देश्य और मकसद अपने रास्ते से भटक गया है? जी हां, हम बात कर रहे हैं उस कृषि आंदोलन की जिसे 2 हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, 16वां दिन कहा जा रहा है। लेकिन अब भी देखिए, कृषि आंदोलन का भी कोई समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, बल्कि समाधान के बीच व्यवधान की तस्वीरें ज्यादा नजर आ रही हैं। सरकार लगातार कोशिश कर रही है किसान भाइयों को, अन्नदाताओं को मनाने की, प्रस्ताव तक भेजा जाता है, लेकिन प्रस्ताव खारिज करने के बाद जब कृषि संगठनों की तरफ से प्रस्ताव खारिज कर दिया जाता है, उसके बाद यह तय किया जाता है कि देश भर में उग्र आंदोलन होगा। आंदोलन पर आंदोलन हो रहा है, लेकिन किसी की भी नजर उस साइड इफेक्ट पर नहीं जा रही है जो देश की 130 करोड़ की आबादी पर पड़ रहा है, जो देश की दिशा और दशा पर पड़ रहा है, जो हमारे और आपके जीवन पर पड़ रहा है। आज उसी साइड इफेक्ट की हम बात करने वाले हैं। जिस तरह से किसान आंदोलन शुरू हुआ है, आंदोलन में हम एक के बाद एक तस्वीरें देखते रहे। उन तस्वीरों में जहां हमने देखा कि किसान आंदोलन के बीच में अराजक तत्वों की एंट्री हुई है, खालिस्तान की मांग करने वालों की एंट्री हुई है, तो अब टुकड़े टुकड़े गैंग भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहा है। एक साइड इफेक्ट से हटते हैं, दूसरे साइड इफेक्ट पे जाते हैं तो नजर आता है कि सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि सरकार के खुद के सहयोगी अब सरकार के लिए संकट बनते जा रहे हैं। हरियाणा सरकार पर तो कुछ ऐसा ही संकट मंडरा रहा है। हरियाणा सरकार में शामिल सहयोगी जेजेपी के नेता और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला स्पष्ट कह रहे हैं कि अगर एमएसपी पर गारंटी नहीं दी तो वो इस्तीफा दे देंगे, सरकार में शामिल नहीं रहेंगे। और अगर ऐसा होता है तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। सरकार अल्पमत में आएगी, बीजेपी के लिए बड़ा संकट हो जाएगा, खट्टर सरकार के लिए बड़ा संकट हो जाएगा। उससे भी बड़ा संकट अगर तीसरे साइड इफेक्ट की बात करें तो देश भर में जिस तरीके से दामों में उछाल आ रहा है, जो उत्पाद है उनके दामों में उछाल आ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, आम जनता करे तो क्या करे? आखिर इस व्यवधान का समाधान निकलेगा कैसे? आज इसी पर हम बड़ी चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। उनसे आपका परिचय कराऊं उससे पहले आपको 2 बयान बैक टू बैक सुनाते हैं। एक तरफ सरकार है जो लगातार कह रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि किसान भाइयों तक हमारी बात पहुंचे, संवाद का रास्ता खुला रहे। दूसरी तरफ उसी सरकार के सहयोगी हैं जो किस तरह से सरकार को संकट में डाल रहे हैं। दुष्यंत चौटाला क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले सुनते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने बड़ी क्लियरली पहले दिन ये कह दिया था कि किसान को एमएसपी अश्योर करी जाए, और कल जो केंद्र ने लिखित में प्रस्ताव दिया है उसके अंदर भी सहमति उनने दी है कि एमएसपी को हम इन राइटिंग देने का काम करेंगे। मुझे लगता है क्योंकि ये प्रदेश का विषय नहीं है, केंद्र सरकार और किसान संगठन रेगुलरली इस पे चर्चा कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले घंटों में, दिनों में ये विषय सुलझेगा। प्रदेश सरकार की ओर से मैंने पहले दिन भी कहा था कि जब तक हम गवर्नमेंट में हैं, किसान के एक एक दाने की एमएसपी हम अश्योर करने का काम करें कि आज किसान को उसकी फसल का दाम जो आज वो मांग रहा है एमएसपी पे तौर पर, जब तक मैं अश्योर कर पाऊंगा मैं यहाँ बैठूँ। जिस दिन मैं अश्योर नहीं कर पाऊंगा मैं सबसे पहले इस्तीफा देकर बाहर जाने का काम करूँगा। देखिए, किसान आंदोलन के दौरान यूनियन के साथ 6 दौर की बातचीत हुई। जब बातचीत होती थी तो स्वाभाविक रूप से एक बड़ा व्याख्यान जैसा ही होता था। सरकार का लगातार इस बात पर आग्रह था कि कानून के वे कौन से प्रावधान हैं जिन प्रावधानों पर किसान को आपत्ति है, तो हम क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा कर लें और जिन प्रावधानों पर आपत्ति है उसको अलग निकाल लें और उसके बाद डिस्कस करके
हम लोग उसका कैसे समाधान कर सकते हैं, इस पर हम लोग विचार करें। तो कई दौर की बातचीत में ये संभव नहीं हो सका। किसान यूनियन को जरूर आग्रह करना चाहता हूँ कि भारत सरकार किसान और किसान यूनियन के साथ बातचीत कर रही है, किसान की समस्याओं के लिए बातचीत कर रही है, और उनका आंदोलन जो है वो विषयांतर नहीं होना चाहिए, ये उनकी जवाबदारी है। जो ये फोटो छपा हुआ है, मैं इसको दिखाना चाहता हूँ आपको कि ये क्या प्रदर्शित करता है। किसान की मांग एमएसपी की हो सकती है, किसान की मांग एपीएमसी की हो सकती है, किसान की मांग एक्ट में प्रावधानों को लेकर हो सकती है, लेकिन ये किसान की डिमांड कहाँ से हो सकती है? अगर ये डिमांड और ये पोस्टरबाजी अगर वहाँ हो रही है तो मैं किसान यूनियन के नेताओं से कहना चाहता हूँ कि इससे बचना चाहिए और ये किसान आंदोलन को बिखेरने की कार्रवाई है। तो क्या वाकई किसान आंदोलन को हाईजैक किया जा रहा है या किया जा चुका है? किसान आंदोलन जिस मकसद के साथ, जिस उद्देश्य के साथ उठाया गया था, क्या वो उद्देश्य पीछे रह गया है और देश विरोधी ताकतें उस पर हावी हो गई हैं? क्या किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर देश को एक बार फिर से भटकाने की, दहलाने की, देश के खिलाफ विरोधी बातें करने की, विरोध करने की साजिश शुरू हो चुकी है? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तमाम वो तस्वीरें कह रही हैं। खुद देखिए आप, एक वीडियो आपके सामने रखते हैं, तस्वीर आपके सामने रखते हैं कि किस तरह से देश विरोधी अराजक तत्व, शर्जिल इमाम और तमाम वो लोग जो उमर खालिद जैसे लोग रहे हैं, जिन पे यूएपीए के तहत भी केस दर्ज है, उनके पोस्टर्स लहराए जा रहे हैं, उनकी रिहाई की मांग हो रही है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कैसा आंदोलन है? जरा उस वीडियो को देखिए और फिर उसके बाद आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। चलिए, एक तरफ खालिस्तानियों की, हम वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे, उससे पहले देखिए, आपने देखा कि खालिस्तानियों ने किस तरीके से, खालिस्तानी समर्थकों ने किस तरह से इस पूरे आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की, और अब टुकड़े टुकड़े गैंग ने भी इस पूरे आंदोलन को हाईजैक कर लिया है। सवाल ये उठता है कि किसानों के आंदोलन के दौरान जब किसान अपनी मांग कर रहे हैं, किसान अपने हित की बात कर रहे हैं, तो इन देश विरोधी ताकतों का वहां पर क्या काम है? इन देश विरोधी चेहरों का वहां पर क्या काम है? आखिर हो क्या कुछ रहा है आंदोलन की आड़ में? आज इसी पर चर्चा करते हैं और साइड इफेक्ट किस तरह से देश की दिशा पर पड़ रहा है, देश की दशा पर पड़ रहा है। मेरे साथ चलिए मेहमानों से वास्ता कराते हैं। इन तस्वीरों के साथ 4 मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। मैं स्वागत करती हूं। मेरे साथ इस वक्त बीजेपी यानी सरकार का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं रवनीत मान जी, बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ हमारे साथ शेतकारी संगठन के अध्यक्ष रघुनाथ दादा पाटिल भी जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के प्रवक्ता राजीव मलिक साहब। राजीव जी, आपका भी बहुत स्वागत। और साथ ही साथ हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में जुड़ रहे हैं रमेश ठाकुर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं शुरुआत सबसे पहले रवनीत मान साहब आपके साथ ही करना चाह रही हूँ। जो स्थिति पैदा हो गई है, जिस साइड इफेक्ट की हम बात कर रहे हैं, वो साइड इफेक्ट क्या सरकार को नजर आ रहा है या नहीं? अब तो आपके सहयोगी भी आपको अल्टीमेटम देने लगे। कुछ सहयोगी तो पहले ही जा चुके हैं, दूसरों ने अब अल्टीमेटम दे दिया है। देखिए लावनी, मैं 2-4 बातें पहले आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं, उसके बाद जो है उस बात का उत्तर मैं आपसे ले लूंगा। देखिए, जो प्री कंडीशन हरियाणा के माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला ने और उनके जननायक जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने रखी है, वो ये है कि एमएसपी के साथ किसी प्रकार की कुछ छेड़छाड़ ना हो, एमएसपी की सुनिश्चित किया जाए। और अगर आपने परसों देखा हो तो कल भी देखा हो आपने, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो माननीय पीयूष गोयल जी और माननीय नरेंद्र तोमर जी ने दी थी, उसके अंदर वाजे तौर पर कहा गया था कि एमएसपी की प्रथा को, एमएसपी की व्यवस्था को, सीएसीपी की व्यवस्था को, मंडियों की एपीएमसी की व्यवस्था को नहीं छेड़ा जाएगा, वो बादस्तूर जारी रहेंगी। यानी कि जो अग्रिम फसल है कनक की, उसके लिए भी सीएसीपी के माध्यम से एमएसपी की घोषणा हो चुकी है। और जैसा कि आपने देखा, ये कानून आने के बाद जो धान की, चावल की खरीद है वो भी पूरी हो चुकी है। तो इन 2 चीजों के अंदर किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है, इसके अंदर किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आ गई दूसरी बात कि जो दूसरी मंडियां हैं उनके ऊपर टैक्सेशन की बात थी। वो मैं मतलब कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में संक्षेप में बताता हूं कि 37 ऐसी मांगे थी
जो पिछले दौर की वार्ता से पहले शुरू में रखी गई, उसमें से 25 मांगों के ऊपर सहमति बन गई थी, 12 मांगे ऐसी थी जो रह गई थी, और उससे बाद जो दूसरे दौर की वार्ता हुई उसके अंदर भी अनेकों मांगों के ऊपर सहमति बन गई थी। तो मैं ये समझता हूं कि शुरुआती दौर पे जब सरकार ने वार्ता करनी शुरू करी तो उस वक्त करीबन 30-31 किसान संगठन थे, जो आज बढ़ के 45 हो गए, और सरकार निरंतर कह रही है कि यदि और कोई ऐसे किसान संगठन है जिनका प्रतिनिधित्व इन वार्ताओं में नहीं हो रहा, उनका भी स्वागत है, उनसे भी बात की जा सकती है। किसी फोरम पे बात करना चाहे, किसी प्लेटफॉर्म पे बात करना चाहे, सरकार वार्ता के लिए खुली है। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, सवाल ये है कि पहले सरकार तो बातचीत की इको हो रहा है, मेरी आवाज घूम के मेरे पास आ रही है। जी, जरा इको जरा सही करा दें रवनीत जी का। ये एको ठीक कराइए, ये एको ठीक कराइए। चलिए रवनीत जी, सवाल ये था सीधा सीधा, मैं आपके पास आती हूँ, आपका एको जस्ट अभी ठीक कराते हैं। रमेश जी आपके पास आ रहे हैं। सवाल ये उठता है कि सरकार बातचीत के लिए रास्ता खोल रही है, सरकार प्रस्ताव भी सामने रख रही है, सब तरीके से कहा जा रहा है कि इस व्यवधान का समाधान निकालने की कोशिश हो रही है, लेकिन कोशिशों का कुछ प्रतिफल तो निकलना चाहिए। वो प्रतिफल इस रूप में निकल रहा है कि अब सरकार के सहयोगी ही अल्टीमेटम दे रहे हैं। वो प्रतिफल इस रूप में दिख रहा है कि किसान आंदोलन में हम टुकड़े टुकड़े गैंग और खालिस्तानी समर्थकों की तस्वीर देख रहे हैं। वो प्रतिफल इस रूप में निकल रहा है कि देश में महंगाई बढ़ रही है। प्रतिफल कहां सही आ रहा है रमेश ठाकुर जी? सारे पहलू जुड़ चुके हैं आंदोलन को लेके। आंदोलन जिस दिशा में चला था और उसकी जो अंततः जिन चीजों पे मांग होनी चाहिए थी, जिन चीजों पे उनको एक समाधान मिलना चाहिए था, मुझे लग रहा वहां से भटकता हुआ अब दिखाई देने लगा है। 6 राउंड की बातें हो जाती है सरकार के साथ में। सरकार ये कहती है कि हम तो तैयार हैं। अब हम थोड़ा सरकार का पक्ष रखते हैं, सरकार का पहलू ले लेते हैं इसमें। सरकार ये कहती है कि हम किसानों से और सारे संगठनों से बात करने के लिए राजी हैं, एक एक बिंदु पे उनकी बात करने के लिए राजी हैं। लेकिन वही किसान मजदूर जो नेता है, वो 35 संगठन जो शुरुआत में पहले दिन जो गए थे, उसमें से जितने भी लोग गए थे, उनमें से राकेश टिकैत हो गए, बीएम सिंह हो गए या दूसरे जो नेता हो गए, उन लोगों से मेरी खुद ही बात हुई है। मैंने खुद ही उन पे फोन पे बात करा, तो उन्होंने सिर्फ अपनी मांगे रखी है। तीनों कानून खत्म होना चाहिए और एमएसपी जो लागू की गई है उस पे मैं गारंटी मिले। इनकी 2 मांगों के अलावा तीसरी कोई मांग नहीं है। सारी मांगे इन्हीं में सम्मिलित हैं। जब मीटिंगों में जाते हैं तो यही सरकार के सामने रखती है। अब सरकार की तरफ से जो नरेंद्र सिंह तोमर आते हैं, पीयूष गोयल आते हैं, सोम प्रकाश आते हैं, मुझे लग रहा है ये मामला इनसे ऊपर निकल चुका है। अब इनके बस की बात नहीं है कि इस पूरे मामले को सुलझा सके। अच्छा, जब मीटिंगें होती हैं तो हाई कमान जो है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह हो गए, नरेंद्र मोदी जी हो गए, चाहे अमित शाह जी हो गए, चाहे दूसरे भी नेता हो गए, उनकी नजरें पूरे मीटिंग में बनी रहती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो सामने क्यों नहीं आते हैं, इन चीज को समाधान क्यों नहीं करते हैं। घर में जब बड़े लोग होते हैं समाधान तो कर रहे हैं ना रमेश जी, क्या बात कर रहे हैं आप? गृह मंत्री ने खुद आगे आकर मुलाकात के लिए उनको इनवाइट किया गया था। आपको याद होगा जब छठे दौर की वार्ता होनी थी और वो कैंसिल होती, उसके ठीक एक दिन पहले देर रात तक उन्होंने बातचीत की है। ये तमाम रास्ते तो खुले हुए हैं ना। लेकिन तो अब तो सवाल ये उठता है, राजीव जी के पास जाती हूँ मैं जल्दी से, क्योंकि एक एक कॉमेंट चारों मेहमानों का जरूरी है। राजीव मलिक हमारे साथ हैं, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं। राजीव मलिक जी, क्या सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी तस्वीर जो सरकार के खिलाफ बने, एक ऐसी तस्वीर जिसमें सिर्फ जबरदस्ती का विरोध नजर आए, इसलिए क्या आप लोग विरोध कर रहे हैं क्या? बातचीत के लिए तो दरवाजे भी खुले हैं, प्रस्ताव भी सामने आ गया, क्या चाहते हैं फिर आप लोग? नहीं, बातचीत के लिए दरवाजे खुलने का मतलब यह है कि नतीजा भी दिखना चाहिए। यदि हम केवल दही को ही बिलो रहे हैं या नींबू निचोड़ रहे हैं दूध के अंदर, तो नतीजा कुछ आने वाला है नहीं। लेकिन इस दूध को फाड़ने की कोशिश कौन कर रहा है राजीव जी? बार बार जब किसान संगठनों ने देखा कि सरकार केवल की कोशिश कौन कर रहा है? आप तो खीर खिलाने की बात कर रहे थे ना, यहाँ सरकार आपकी खीर खाने को तैयार भी हो गई, लेकिन अब आप उस खीर को हटा के दही सामने रखेंगे तो फिर सरकार क्या करेगी? नहीं 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 नहीं, सरकार केवल हमारा मूर्ख बना रही है। अभी सरकार के पास देने के लिए कुछ नहीं है और ना उन्होंने केवल कुछ भी दिया है, कुछ भी नहीं है, नथिंग, बिल्कुल 0 बटा सन्नाटा है, कुछ भी नहीं है अभी। हाँ, जिस दिन हमें लगेगा कि वास्तव में किसान के हित में कोई संतोषजनक उत्तर या जवाब या समाधान सरकार की ओर से आया है, तो निश्चित ही किसान बड़े दिल का है और भोला भी है, वो मानेगा। ऐसा समाधान आप चाहते हैं, जरा शॉर्ट में बता दीजिए। अभी जो रमेश जी बता रहे थे, जो मूल बात है वो जो भटकती है, जो चारों तरफ जो घूमती है, वो एमएसपी को गारंटेड कानून
बनाया जाए। वो तो लिखित गारंटी दे रहे हैं नहीं ना? नहीं, वो तो यही लिखित यही तो गारंटी आपको दे यही रहे तो सारा भ्रम है। भ्रम ये है कि सरकार आकर के बार बार, सरकार के प्रवक्ता बार बार ये कहते हैं कि हम ये लिख के दे रहे हैं कि जी ये लागू रहेगी। लागू तो पिछले 50 साल से है भाई, लेकिन हमको मिलती कहाँ है? हमको मिलती नहीं है, हमें मिले ये सुनिश्चित करे सरकार। रवनीत मान जी, भरोसा नहीं है सरकार पर? रवनीत मान जी तक मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? जी पूछें। रवनीत मान जी, भरोसा नहीं है सरकार पर और शायद यही वजह है कि समाधान नहीं निकल पा रहा। देखिए मैं ये दो तीन बातें बड़ी स्पष्ट आपके समक्ष रख सकता हूँ और आपके माध्यम से जो भारतीय किसान यूनियन के हमारे साथी राजीव मलिक जी उन तक पहुंचाना चाहता हूँ। राजीव मलिक जी से ये पूछिए कि राजीव मलिक जी की जो भारतीय किसान यूनियन है, इनके जो मांग पत्र आते रहे 2003 से लेके 2018 तक, इनके मांग पत्रों के अंदर क्या इन्होंने यही बात नहीं मांगी थी कि एपीएमसी से किसानों को ये जो टीना फैक्टर है, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव, हम राजनीति में अक्सर इसका इस्तेमाल करते हैं टीना फैक्टर का, ये जो टीना था, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव, ये मंडियों के बाहर की व्यवस्था जो है उसके अलावा इनके पास कोई विकल्प नहीं था। क्या इनकी मांग नहीं थी कि हमारे को ये एपीएमसी से और इन मंडियों से हमारे को आजादी दिलाई जाए, हमारे को अपनी फसल अपने रेट के ऊपर अपनी मर्जी से अपनी किसी भी जगह बेचने की अनुमति दी जाए? मैं आपके माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूं कि एक समय ऐसा भी था जिस वक्त पंजाब का किसान 5 किलो कनक अपने सिर के ऊपर रख के हरियाणा का बॉर्डर टापता था और उस वक्त की सरकारें जो थी, तत्कालीन सरकारें, उनके ऊपर स्मगलिंग का मुकदमा दर्ज करती थी। एक हालात ऐसे भी थे। आज उससे आजादी मिल जा रही है और इनकी मांग जो ये कह रहे हैं कि हमारे को एमएसपी के ऊपर गारंटी दी जाए, तो एमएसपी के ऊपर तो गारंटी है ही। जितने समय तक सरकार परचेज करती है, सरकारी परचेज एमएसपी के ऊपर होती है। आपका कहना यह है कि प्राइवेट मंडियों के अंदर भी एमएसपी को गारंटी किया जाए, तो सभी फसलें जो उनकी क्वालिटी होती है उसके अनुसार उनका रेट लगता है जो मंडी प्राइवेट के अंदर लगेगा। अगर आप ऑर्गेनिक बीजेंगे तो एमएसपी की क्या बात करते हैं साहब? आप अपनी कनक को 3000 रुपए में 3400 रुपए में बेचिए, आप अच्छी फसल पैदा कीजिए, अच्छा रेट लीजिए। मेरा निवेदन यह है लावनी जी, मैं खुद किसान परिवार से आता हूं, हम 2 किले 4 किले अपने अलग बीजते हैं जिसको हम ऑर्गेनिक पैदा करते हैं, जो हम अपने खाने के लिए बीजते हैं। जो दूसरी कनक मंडी में लगाने के लिए होती है उसमें हम दवाई भी डालते हैं, उसके अंदर हम फर्टिलाइजर भी डालते हैं, हम हर प्रकार की चीज उसके अंदर डालते हैं। और पीडीएस सिस्टम, जब तक भारत के अंदर गरीब का राशन जारी रहेगा, पीडीएस सिस्टम की जितनी प्रिक्योरमेंट होती है वो एमएसपी के आधार पे होती है। किसी सरकार की हिम्मत नहीं है कि एमएसपी को रद्द कर दे, एमएसपी को खत्म करने की किसी राजनीतिक पार्टी के अंदर, किसी सरकार के अंदर क्षमता नहीं है। और आखिर में मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा, 1 मिनट लावनी जी, मेरे को मेरी बात संपन्न करने दीजिए। मेरे को बड़ी मुश्किल से आपकी आवाज सुनाई दे रही है, बड़ा मुश्किल से मुझे अवसर मिल रहा बोलने का। मेरा निवेदन हो रहा है, आप जो हम बार बार बात करते हैं एमएस स्वामीनाथन जी की, एमएस स्वामीनाथन जी का टाइम्स ऑफ इंडिया में आप कहें तो मैं शेयर कर सकता हूं। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल है जिसके अंदर उन्होंने इस बात को माना है, सराहा है, कहा है कि मोदी सरकार ने किसानों के लिए जो रेवोल्यूशनरी काम किया है, किसी भी आज से पहले सरकार के अंदर ये राजनीतिक क्षमता, ये राजनीतिक पॉलिटिकल विल नहीं थी कि वो ये काम कर सके। ये ऑन रिकॉर्ड की बात है। अगर गोल पोस्ट चेंज किया जाएगा, मैं अभी वक्त है, बहुत सारे और मेहमान जरा उनकी प्रतिक्रिया भी ले रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सरकार काम कर रही है और सरकार कहती है कि बड़े सुधार के लिए, बड़े बदलाव के लिए कड़वी दवा देने की जरूरत होती है, लेकिन एक कमेंट जरा ले लिया जाए रघुनाथ दादा पाटिल साहब से और फिर उसके बाद ब्रेक पे जाऊंगी। रघुनाथ जी, सरकार सब कुछ कर रही है, सरकार कह रही है बड़े बदलाव के लिए बड़ी दवाई की जरूरत होती है, लेकिन उस दवाई की कड़वाहट ही तो किसान नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। रघुनाथ जी, दवाई की कड़वाहट होने की जरूरत नहीं है, मीठी भी दवाई आजकल मिल सकती है, मीठी दवाई भी मिल सकती है। ये जो काम है ये करने के लिए हमें अभी इतना ही करना है कि जो भी अपनी एमएसपी तय करना है, इसका जो सिस्टम है ये आज गलत है। ये जो है ये बहुत ही कम है, इसको ज्यादा होना चाहिए। इसके लिए सही तरीका ये है, हमारे संविधान में आर्टिकल 323 2BG है और 2BG जो है उसके तहत संविधान में इसका ट्राइब्यूनल की तरतूद है। तो ट्राइब्यूनल बनाएंगे तो एमएसपी वो तय करेगी ट्राइब्यूनल, और वो देना सरकार को, सरकार की जिम्मेदारी होगी। और ये एमएसपी के बिना तो काम चलने वाला नहीं है, एमएसपी होनी चाहिए। तो एमएसपी तो है, यही तो बड़ी समस्या है, यही बड़ी समस्या है कि सरकार चीख कर ही नहीं बल्कि लिखित रूप से भी ये कह चुकी है कि एमएसपी पर वो गारंटी ले रही है, लेकिन क्यों नहीं विश्वास हो पा रहा है? और इस ना विश्वास होने का असर कितना बड़ा देश पर पड़ रहा है, उस आंदोलन पर पड़ रहा है जहां पर अब अराजक तत्वों की एंट्री भी हो चुकी है।
ब्रेक लेना पड़ेगा मुझे यहाँ पर, लेकिन ब्रेक के बाद लौटेंगे तो राजीव जी से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई ये आंदोलन अपनी सही दिशा में जा रहा है, क्या यह आंदोलन हाईजैक नहीं हो गया है, और अगर ऐसा हो गया है तो फिर किसान क्यों भटक रहा है, क्यों हाथों की कठपुतली बन रहा है देश विरोधी तत्वों की। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। तो एक तरफ तो सीधे सीधे कृषि बिल के विरोध में देश के अन्नदाताओं का विरोध जारी है, आंदोलन जारी है, लेकिन वही इस आंदोलन में कुछ ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो इस आंदोलन पर कई सवाल खड़े कर रही है। खालिस्तानी समर्थकों की और अर्बन नक्सलियों की एंट्री ने, देश विरोधी तत्वों की एंट्री ने कहीं ना कहीं से इस आंदोलन पर एक सवाल खड़ा कर दिया है, और ये सवाल है कि आंदोलन का साइड इफेक्ट आखिर हो क्या रहा है। क्या वाकई इस आंदोलन का विषयांतर हो चुका है, जैसा कि कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर कहने की कोशिश भी कर रहे हैं। जो तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं, तस्वीरें जरा देख लीजिए एक बार फिर से टीवी स्क्रीन पर, कि आखिर किसान आंदोलन में इन अराजक तत्वों का, इन देश विरोधी चेहरों का क्या काम है। ये वो चेहरे हैं जो एक तरफ खालिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करते हैं, दूसरे ऐसे चेहरे हैं जो देश विरोध में लगातार टुकड़े टुकड़े, वो गैंग जो देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। शर्जिल इमाम, उमर खालिद और गुरचरण सिंह बनवैत जैसे लोगों का यहाँ पर क्या काम है। आखिर ये पोस्टर बैनर किसान आंदोलन में क्यों लहराए जा रहे हैं, ये बड़ा सवाल खड़ा करती है। सीधे हम रुक करते हैं अपने पैनलिस्ट का, और सबसे पहले राजीव जी आपके पास ही आते हुए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप किसानों की बात कर रहे हैं। किसानों की बात जब तक हो रही थी तब तक तो ठीक था, लेकिन यहां पर इन अराजक तत्वों के चेहरे जब दिखाई देने लगे, जब टुकड़े टुकड़े गैंग की एंट्री हो जाए, जब खालिस्तानी समर्थकों की एंट्री हो जाए, तो फिर तो आपके आंदोलन पर सवाल उठने लगेंगे। देखिए लावनी जी, पहली बात तो इन जो बातें, जो तस्वीरें आपने दिखाई हैं, मैं ये तो नहीं कहता कि ये आप दिखा रहे हो तो ये गलत है, लेकिन मुझे इसकी ज़्यादा सच्चाई से मैं वाबस्ता नहीं हूँ बिल्कुल। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि देश के किसान के आंदोलन को कोई हाईजैक नहीं कर सकता, किसी की ताकत नहीं है। देश का जो किसान है वो राष्ट्रभक्त है, देशभक्त है, और किसान और कोई दो राय नहीं है। किसान देशभक्त है, लेकिन अभी तक फिर आपने इन लोगों के खिलाफ आवाज क्यों नहीं बुलंद की? मेरी पूरी हो जाने दे। किसान और किसान का जो दूसरा बेटा जवान है, उसने सदा देश के एकता और अखंडता को रखाने के लिए कुर्बानी दी है और हमेशा देते रहेंगे। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि देखिए कि लाखों लोग इकट्ठा हो रहे हैं, उसमें से हो सकता है 10, 5, 20 लोग कहीं अराजक तत्व या तो जानबूझ करके या किसी के द्वारा घुसाए गए हों, आ गए हैं। वो मैं ये नहीं कहता हूं। किसान जागरूक है, सावधान है, सतर्क है, और किसान नेताओं से मैं अपील भी करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों पर बराबर निगाह रखें, नजर रखें, और यदि आपको लगता है कि आपके आंदोलनों को तोड़ने के वाली ऐसी ताकतें कहीं अंदर प्रवेश कर रही हैं, तुरंत इन्हें पकड़ें और पुलिस के हवाले करें और इनकी जांच करके और पुलिस इनका इलाज करे। लेकिन हम किसी भी ऐसे आदमी के साथ नहीं है जो मेरे देश को और मेरे समाज को तोड़ने की बात करता हो, बांटने की बात करता हो। ना मैं व्यक्तिगत तौर पे ऐसे लोगों का समर्थन करता हूं, और ना मेरा संगठन भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति संगठन, और ना मुझे लगता है मेरे देश का किसान भी कभी भी ऐसा नहीं करेगा। हम यही तो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं आप लोगों के आंदोलन को हाईजैक तो नहीं कर लिया गया, ये आपको ही समझना होगा। मैडम, आप लगातार ये बात कर रहे हैं, लेकिन उसी जगह से, उसी स्थिति पर यहाँ पर जब ये तस्वीरें सामने आती है तो पूछा जाएगा कि आखिर सपोर्ट कैसे मिल रहा है। क्या किसान इन तस्वीरों को देख नहीं पा रहे हैं? क्या किसान उन लोगों को देख नहीं पा रहे हैं जो फायदा उठा रहे हैं आपकी मासूमियत का? मैडम, एक बात तो देखो, मैंने कह दी, इस तरह के लोगों पर निगाह रखे और इनको पकड़ करके पुलिस के हवाले, पुलिस अपने आप जांच करेगी। पर और ये पक्ष विपक्ष वाला जो मामला है, इसमें तो मुझे मत इल्झाइए, जवाब तो मुझे नहीं देना भाई कांग्रेस क्या कह रही है और बीजेपी क्या कह रही है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहता हूं कि सरकार के पास अभी तक जो नतीजा आया है, मेरे आदरणीय भाई मान साहब बैठे हैं यहाँ पर,
मैं चाहता हूं ईश्वर करे बहुत जल्दी इसका समाधान निकले। एक बात आप समझ लीजिए, ये हमारी बनाई हुई सरकार है, हमारी सरकार है, हमने बनाई है, हमारे प्रधानमंत्री हैं। ना तो देश का किसान सरकार को गिराने आया है, ना झुकाने आया है, ना हटाने आया है, ना मिटाने आया है, ना टिकाने, केवल अपनी बात सुनाने आया है और अपनी बात अपने प्रधानमंत्री से मनवाने आया है। लेकिन इसके बाद भी यदि कहीं कोई इस तरह के अराजक तत्व घुसते, क्योंकि सरकार के पास अभी तक किसानों को देने के लिए कुछ भी नहीं है। एक तो मान साहब से मेरा निवेदन यह है कि जो लोग वार्ता किसानों के साथ कर रहे हैं मुझे लगता है वो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी को फ्रंट पे आना चाहिए। और अगला एक मैं कड़वी बात और कहना चाहूंगा कि जिन अराजक तत्वों की बात आप कर रही हैं, जब सरकार को देने के पास कुछ नहीं है तो मुझे लगता है सरकार ने अब आंदोलन को तोड़ने का मन बना दिया। कहीं ये लोग सरकार के द्वारा भेजे ही तो अब ये देखिए, आप एक तरफ कह रहे हैं इसकी जांच नहीं होनी चाहिए ना, इसकी जांच कौन करेगा? आप एक तरफ कह रहे हैं कि कोई लेना देना नहीं है, दूसरी तरफ आप सरकार पर ही आरोप लगा रहे हैं। रमनीत जी जल्दी से जवाब दीजिए। रमनीत जी, आरोप तो आप ही के ऊपर लग गया। देखिए, मैं ये समझता हूं कि इतना फ्लॉड लॉजिक और इतना भटका हुआ भ्रमित लॉजिक मैंने पहले कभी नहीं सुना। मेरा निवेदन है मेरे भाई से, प्लीज जरा रमनीत जी और राजीव जी को आमने सामने ले आइए। पहली चीज लावनी, पहली चीज ये कि या तो आप ये बता दीजिए कि क्या आप 37 मांगे लेके बैठे थे, उसके बाद पिछले दौर की वार्ता से पहले 12 मांगे नहीं रह गई थी और उन 12 में से भी कमोपेश 10 मांगों के ऊपर पूर्ण रूप से सहमति बन चुकी है, जो सरकार ने लिख के भी दे दी, यानी कि 2 केवल ऐसी मांगे रह गई हैं, जिसके अंदर एक मांग यह है कि एमएसपी मंडी के बाहर भी दी जाए और दूसरा है कि यह कानून पूर्ण रूप से वापस ले लिया जाए। या तो आप इस बात के ऊपर निर्णय कर लीजिए कि क्या भारतीय किसान यूनियन आज से पहले तक हमेशा मांगों पर तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन पहला जो महत्वपूर्ण सवाल है, जो आरोप आप पर लगा दिया गया, ये कहा जा रहा है कि अराजक तत्वों की जो एंट्री हुई है, ये तस्वीर जानबूझ के सरकार की तरफ से ही पेश करने की कोशिश तो नहीं की जा रही है, जो बड़ा आरोप राजीव लगा रहे हैं। देखिए, मैंने अपनी बात को बड़े सहज शब्दों में मैंने पहले रखा कि ऐसी मैंने अनाड़ी बात जैसे कह लीजिए, अब मैं थोड़े कठोर शब्दों में कहता हूं कि ऐसा वाहियात आरोप मैंने पहले कभी नहीं सुना। और कल मैं किसी चैनल पे बैठा था, उस पर एक मेरे भाई कह रहे थे जो भारतीय किसान यूनियन के ही थे कि जी ये जो किसान संगठनों को बुला के सरकार वार्ता कर रही है वो किसान सरकार के ही एजेंट है, वो वास्तव में किसान प्रतिनिधि नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो अब तक तो सहमति बन जाती और लिखित रूप से किसान इस बात को मान लेते, अगर एजेंट और ना एजेंट वाली बात होती तो। बहरहाल लावनी जी, ये आरोप प्रत्यारोप अच्छी बात नहीं है। सरकार ने लिखित में जो बातें किसान संगठनों ने मांगी, किसान संगठनों की गिनती 1.5 गुना बढ़ी, 31 से 45 हुए, तब भी किसानों ने सरकार ने बात मानी। इन्होंने एक बात कही, मैं इतना हैरान हूं, ये कह रहे हैं कि जो लोग बैठे हैं वहां पे वो दे आर नॉट केपेबल, वो बात सुनने के लिए वो अधिकृत ही नहीं है। अरे देश के जो कृषि मंत्री हैं, वो ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्टर हैं, वो 2 व्यक्ति आपके सामने जो सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। देखिए, ये जो एक्ट है, जो कानून है, पहले समझ लीजिए, करंट लिस्ट का हिस्सा है। जो ट्रेड एंड कॉमर्स है वो उसके लिए पीयूष गोयल जी और जो एग्रीकल्चर का पार्ट है उसके लिए नरेंद्र तोमर जी, ये 2 प्रतिनिधि सरकार के बैठे हो, आपसे बात कर रहे हैं। और आप बताइए ना, 37 में से आपकी कमोपेश 35 मांगे तो पूरी हो ही चुकी हैं, उसके ऊपर तो लिखित गारंटी भी दे दी है, मेरे पास प्रेस रिलीज भी है सरकार का। अब मैं ये समझना चाहता हूं कि यह हठधर्मी है या आपके पीछे कोई ऐसे आप कह रहे हैं कि ये तत्व सरकार ने प्लांट किया। मैं तो हैरत में हूं, सरकार काहे ऐसे काम करेगी? आप इसे वाहियात बयान कहेंगे, आप इसे वाहियात बयान कहेंगे कि मैं सरकार के लिए ऐसा बोलूं, और आप किसान के लिए कुछ भी कहेंगे, किसान पे आरोप लगाएंगे, ये वाहियात बयान नहीं है। आप वाहियात बयान नहीं देते, आप सत्यनारायण की कथा कर रहे हो क्या ये बोल करके कि किसान खालिस्तानी और आतंकवादी है? किसान का बेटा ही देता कुर्बानी देश की एकता और अखंडता को बचाने के लिए। कितने लोग पुलिस को पकड़ के दिए, आप मुझे गिनती बताइए। ऐसे नहीं चलेगा। आप ये बताइए, आपने कितने लोग पुलिस को पकड़ के दिए? आप कह रहे अराजक तत्व है, उसके अंदर देश विरोधी तत्व है। मैंने नहीं कहा, आप ही कह रहे हो, मैं तो कह रहा हूं कि आपके अनुसार है। तो मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं कहा बोला कि 10-15 मैं ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करता, यदि है तो 15-20 लोग पकड़े। लेकिन उनका सवाल वाजिब है, लेकिन राजीव उनका सवाल वाजिब है कि अगर ऐसे अराजक तत्व हैं तो फिर आपने कितने लोगों के खिलाफ वहां पर आवाज बुलंद की, उनको प्लेटफॉर्म कैसे मिल गया? उनका सवाल वाजिब है। रमेश ठाकुर जी आपके पास फटाफट आते हुए, और फिर मैं रघुनाथ जी के पास जाऊंगी। रमेश जी, देखिए जो परिस्थिति बन रही है, जिस साइड इफेक्ट की हम बात कर रहे हैं, आप एक राजनीतिक विश्लेषक भी है, जब ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं तो देश की राजनीति पर ही नहीं, देश में जो आबादी है उस पर भी बड़ा असर पड़ता है, और वो असर पड़ना शुरू हो चुका है। रमेश ठाकुर जी, बिल्कुल सही बात। जहां तक असर वाली बात है, पहले दिन जो इनका जो भारत बंद करा, तो उसमें
हालांकि ठीक है, मीडिया ने किसी तरीके से उनको बेअसर बताया, लेकिन उसका असर दिखा। अब 14 तारीख को जिस तरीके से उन्होंने ट्रेनर रोकने की बात कही जा रही है और चक्का जाम करने की बात, जाहिर सी बात है उस पर असर पड़ेगा। मैं एक चीज आपको बताना चाहूँ कि पहले दिन से जो आंदोलन हम लोग कवर कर रहे हैं और सरकार और किसानों के बीच में जो वार्तालाप हो रही है उस पर भी हम लोगों की नजर है। हम किसान नेताओं से ही बात कर रहे हैं, सरकार के जो प्रतिनिधि थे उनसे भी हम लोग बात कर रहे हैं। तो लब्बो लिबाब निकल के ये चीज आ रही है कि इसमें सिर्फ भ्रम है। सरकार की तरफ से जो 3 मंत्री भेजे जाते हैं वो तोते की तरह रटा के भेजे जाते हैं कि आपको ये बोलना है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पहले दौर की मीटिंग हुई, दूसरे दौर की मीटिंग हुई, तीसरे दौर की मीटिंग में किसानों ने क्या करा, कुछ मांगों की फहरिस्त और बढ़ा दी। अब जब नरेंद्र तोमर जी सामने आते हैं तो नई लिस्ट जाती है, उनको तो बिल्कुल नई चीजें लगी है, वो तो पीछे पूछ के भी नहीं आए, उस पर बिल्कुल शांत हो गए। उसके बाद में बाहर जब निकल के आते मीडिया वालों ने पूछते हैं कि आपको जो नई जो मांगे आई है उसका क्या हुआ, उनको कुछ नहीं पता। वो जाएंगे मंत्रालय में या गृह मंत्रालय में, उनसे बात करेंगे, जी नया पुलंदा आ गया, इसका क्या करा जाए। भ्रम की स्थिति है। दूसरी चीज और बता रहा हूं, जिस तरीके से किसान आंदोलन पे एक आरोप लग रहा है कि खलिस्तानी लोग आ गए हैं, पाकिस्तानी लोग आ गए, दुनिया भर के लोग आ गए, ये सिर्फ भ्रमजाल है। इस आंदोलन को भ्रमित करने की एक चाल है और कुछ नहीं है। तो जिन लोगों का इंटरफेयर हो रहा है, रमेश जी सवाल तो है ना कि जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं उसको झुटलाया तो नहीं जा सकता। नहीं, मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। सिंधु बॉर्डर पे कल 30-35 लोग ऐसे पकड़े गए जो किसान नेताओं ने, तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, उनसे पूछा कि आप ऐसी बात ही नहीं है, अरे पकड़ के दीजिए ना पुलिस को, और तमाम नहीं देते आप। सच को प्रमाण की जरूरत होती है, प्रमाण सामने है, प्रमाण सामने है। गलत बात। रघुनाथ दादाजी जल्दी से, रघुनाथ दादाजी जल्दी से कमेंट आपका। ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ऐसे किसान आंदोलन में ये गलत तत्व अगर शामिल हो रहे हैं तो सरकार का काम है इनको ढूंढ के निकालना चाहिए। क्या सिर्फ सरकार का ही काम है? रघुनाथ दादाजी, सिर्फ सरकार का काम है या जो किसान वहाँ आंदोलन पर बैठे हुए हैं और अगर वो कह रहे हैं कि उनका कोई लेना देना इनसे नहीं है तो क्यों नहीं इनको खदेड़ रहे हैं? नहीं है, किसानों के पास कोई ऐसी खुफिया एजेंसी नहीं है कि किसान उनको ढूंढ नहीं सकते हैं। अगर ये ऐसे तत्व कोई ये सब कुछ सामने हो रहा है रघुनाथ दादाजी, ये सब कुछ सामने हो रहा है, ये सब कुछ कैमरे में कैद हो रहा है। ये छुपे लोग नहीं है, ये खुलकर वहां लंगर चलाते हैं। ये कहते हैं कि हम परमार्थ कर रहे हैं, लेकिन परमार्थ के नाम पर किस तरीके से अपना स्वार्थ सिद्ध किया जा रहा है वो सब कुछ नजर आ रहा है। मेरे पास समय की बाध्यता है, बहुत बहुत शुक्रिया और माफी भी कि समय की बाध्यता है। आप सभी ने अपनी बातें रखी, लेकिन इतना तो तय है, जब हम आंदोलन की बात करते हैं, हम देश के अन्नदाताओं की बात करते हैं, की मांगों की बात करते हैं, तो हमें वहीं तक सीमित होना चाहिए। लेकिन ये जो असीमित रेखा खींच दी गई है, जिस तरीके से किसान आंदोलन को विषयांतरित करने की कोशिश की जा रही है, जिसका साइड इफेक्ट देश की आबादी पर, देश की दिशा और दशा पर पड़ रहा है, क्या उसे लेकर अब सोचने की जरूरत नहीं है? सोचने की जरूरत सिर्फ सरकार की ही नहीं, खुद उन अन्नदाताओं की भी है जो इस वक्त देश की सरकार से, देश से अपनी महत्वपूर्ण मांगे सामने रख रहे हैं। उन मांगों का आखिर होगा क्या अगर उसमें देश विरोधी तत्व शामिल हो जाएंगे? सोचने की, आत्ममंथन करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। आज जवाब तो चाहिए में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।